हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कनेडियन शान। मेरा नाम है शानुनार। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल चंगा हूँ। और आज की जो वीडियो है, ये वीडियो कुछ कनाडा वीज़ा के अपडेट से रिलेटेड ये वीडियो है गाइस। इस वीडियो के अंदर मैं सारे वो टॉपिक कवर करूँगा, मैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर नहीं करूँगा। इसके अंदर हम स्टडी वीज़ा के अंदर जो नए रूल्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम पीआर के अंदर परमानेंट रेजिडेंट के जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वर्क परमिट LMIA के बारे में थोड़ा सा हम इसमें बात करेंगे। और जो बिजनेस वीज़ास हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं कमली नूं जनो प्यारा विच जानो तू तेरा विच कनेडा। वेलकम गाइस। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि कनाडा का जो नया अपडेट आया है और जो कनाडा वीज़ा के जो फ्यूचर क्या रहेगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। गाइस देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पीआर वीज़ा को लेके, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंट की वीज़ा को लेके। जैसा कि सभी लोगों को पता है, बहुत सी वीडियोस आपने देखी होगी कि जो लास्ट ड्रॉ हुआ था एक्सप्रेस एंट्री का, वो हुआ था 471 पे कट ऑफ हुआ था। 471 पॉइंट जिन जिन के थे मिनिमम, उन सभी को पीआर का इनविटेशन मिल गया है अब तक। अब बात करते हैं कि आगे फ्यूचर क्या रहेगा पीआर के लिए। गाइज अभी जो पूल के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी इतने पॉइंट्स हैं उनके पास कि जिनके पास भी पॉइंट्स कम है उनका नंबर आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो गाइज मैं आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कि CRS कोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स इन एक्सप्रेस एंट्री पूल एज ऑफ अक्टूबर 12, 451 से 500 जिनके पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी 24,000 लोग वेटिंग लिस्ट में ऑलरेडी हैं। और इसके ऊपर अगर आप देखें 500 टू 600 और 600 टू 1200 के अंदर भी हैं कुछ लोग, लेकिन ज़्यादा लोग जिनके 450 एंड अबव 451 एंड अबव जिनके पॉइंट्स हैं, 500 तक के जिनके पास पॉइंट्स हैं, वो ऑलरेडी 24,000 के अंदर हैं। 401 से 450 की अगर हम बात करें तो 42,881 की लिस्ट में ऑलरेडी लोग हैं। लेकिन गाइज होता क्या है कि आज की डेट में हमारे इंडिया में ज़्यादातर जिन लोगों के पॉइंट्स हैं वो हैं 351 से लेकर 400, तो 48,000 का ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में चल रहा है जो इतने लोग हैं अभी। तो 350 के लोग 48,000 और जो क्वालिफाइड और जिनके पास एक्सपीरियंस है 451 से 500 के बीच में वो ऑलरेडी 24,000 हैं। तो और जो लेटेस्ट ड्रॉ निकला है वो निकला है 471 का। तो आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो ड्रॉ सिस्टम निकलते हैं एक्सप्रेस एंट्री के, ये किन किन लोगों को दिए जा रहे हैं, किन किन लोगों को जो लोग हैं एलिजिबल हैं। तो ये आज की डेट के अंदर एक ऐसा इंसान जिसकी एज 35 प्लस है और उसने जस्ट थोड़ी बहुत डिग्री है उसके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने जस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आइल्स में भी उसके पॉइंट्स कम हैं और उसके जो स्पाउस है उसके अंदर भी कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसा आइल्स के इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, उनके चांसेस इट इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल कि उनके पास पीआर का इन्विटेशन आए। ऐसा कुछ मिरेकल नहीं हो जाएगा कि 450 या 440 ड्रॉप हो जाएंगे CRS पॉइंट्स थोड़े बहुत ड्रॉप होते हैं, इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होते हैं। सेकंड ऑप्शन अगेन जैसा कि मैंने बताया PNP में वो जा सकते हैं, लेकिन PNP में अगेन जो वेटिंग लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट इससे भी ज़्यादा है। ऐसे ऐसे ऑक्यूपेशंस आ चुके हैं आज की डेट के अंदर, लोग ऐसी ऐसी प्रोफाइल्स आ चुकी हैं जिसके अंदर वो लोग एलिजिबल है और उनके पास पीआर का इनविटेशन जा रहा है। अगर मैं बात करूं हाईली डिमांड ऑक्यूपेशन के अंदर, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो इवन अगर आपके पास पॉइंट्स भी हैं तो इनविटेशन मिलने के चांसेस PNP में भी बहुत बहुत कम है। तो गाइज ये ऐसा क्यों हुआ है? क्या ऐसी चीज़ है जो इतना मुश्किल हो चुका है कनाडा पीआर, और आने वाले टाइम में क्या प्रेडिक्शंस रहेगी? गाइज देखिए, पहले ऐसा नहीं था। पहले कनाडा इमिग्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इतना मतलब पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं थी। बहुत से लोग आ चुके हैं, मेरे भी कई नोन हैं जो पहले यहाँ पे आ चुके हैं, उनके कोई इतने पॉइंट्स भी नहीं थे। मेरे कई फ्रेंड्स जो मेरी कंपनी में काम करते थे वो लोग यहाँ पे आए थे। लेकिन जैसे ही 2015 में एक्सप्रेस एंट्री लॉन्च हुआ उसके बाद पूरी की पूरी जो है सिस्टम ही वो चेंज हो गया है। उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम डिफरेंट काम करने लग गया है, ठीक है। अब जो है आज की डेट के अंदर इतने पॉइंट्स किसके होते हैं? 460 470
आज के डेट में इंडिया में किसी के इतने पॉइंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि होता क्या है गाइस कि एक सर्टन एजुकेशन के बाद हम एजुकेशन रोक देते हैं, उसके बाद हमें काम करना होता है, पैसा कमाना होता है, ठीक है। उसके बाद हमें जहाँ जॉब मिलती है हम जॉब कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि फ्यूचर में हम कनाडा में जाके सेटल होंगे कि नहीं होंगे, राइट। हमें जो जॉब मिलती है, जहाँ पे हमें पैसा मिलता है, वहाँ हम चले जाते हैं। तो ये जो प्लानिंग होती है गाइस किसी कंट्री में माइग्रेट होने की, ये प्लानिंग आपको एट द एज ऑफ 25 से स्टार्ट करनी है, ना कि एट द एज ऑफ 35। आज की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, 2015 से पहले की बात नहीं करना। आज की सिचुएशन में वो लोग इन चीज़ों में एलिजिबल है जिनकी एज 22, 23, 25 है। वो लोग की ये जर्नी में अगर आएँ तो उनके लिए बहुत ईजी होगा। लेकिन अगर आप 35, 36, 38, 40 हैं और उसके बाद आप ये ट्राई कर रहे हैं कि किसी कंट्री में माइग्रेट होने का, आप वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, लोग कह रहे हैं आपको ऐसे करें वैसे करें। गाइज मैं पहले भी कह चुका हूँ गाइज कि मैंने पर्सनली, ठीक है, मैं यहाँ पे 2017 में आया था, मेरी वाइफ यहाँ पे 2015 में आई थी एज अ स्टूडेंट। मैंने पर्सनली कभी किसी यूट्यूब चैनल को देख के मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करी। मैंने खुद ने अपना दिमाग लगाया, खुद ने सारी चीज़ें करी। किसी एजेंसी या किसी यूट्यूबर को देखने से पहले आप खुद अपनी थोड़ी सी आप रिसर्च करें कि ये कनाडा इमिग्रेशन ईजी है या टफ है। गाइज ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने जो है फ़ोन के अंदर प्रैक्टिकली मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ से मैंने आपको दिखाई कि कितने लोग वेटिंग लिस्ट में, कितने लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी इतने पॉइंट्स हैं। तो आप उस चीज़ को मीट कर ही नहीं पाएंगे। पीएनपी में जाएंगे, पीएनपी में अगर आपका डिमांडिंग ऑक्यूपेशन नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे पैसे वेस्ट करके एजेंसी, ये वो, फ़ोन कंसल्टेशन, इन पे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूबर्स को गाली देने से क्या होगा? क्या हो जाएगा कि आप किसी यूट्यूबर्स को आप बोलेंगे कि चलो ठीक है यार, उसकी वीडियो में ऐसा है, उसकी वीडियो में ऐसा है, कि भाई चलो ठीक है। दो तरह के यूट्यूबर्स होते हैं, एक आपको फैक्ट बताएंगे जो कि मैं बताता हूँ, फैक्ट हमेशा कड़वा होता है। एक होता है जो आपको मोटिवेट करते रहेंगे, मतलब जिसे कहते हैं ना फेक मोटिवेशन होगा वो, कि आप मोटिवेट होते रहेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शंस भी बताऊंगा इसके अंदर, मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बता रहा, मैं इसके अंदर आपको ऑप्शंस भी बताऊंगा, ठीक है। तो पीआर की सिचुएशन आज की डेट में बहुत बहुत टफ है। 2015 के बाद एक्सप्रेस एंट्री लॉन्च होने के बाद जो सिस्टम आया है वो यही आया है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, अगर वो क्वालिफाई नहीं हो रहे तो स्पाउस आएगा यहाँ पे, पढ़ाई करेगा, दूसरा जो बंदा होगा वो यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। एक बंदा पढ़ाई करेगा, एक बंदा काम करेगा, और उसके बाद जैसे ही उनके पॉइंट्स हो जाएंगे वो पीआर हो जाएंगे। तो ये एक फर्स्ट ऑप्शन है, ईजीएस्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कि चलो ठीक है, वो दोनों नहीं आ सकते, कुछ एक प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, वो अपने बच्चों को भेज सकते हैं यहाँ पे पढ़ाई के लिए, ठीक है। पढ़ाई के लिए वो अपने बच्चों को भेज सकते हैं, पढ़ाई करने के बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं उनको। कि आज की डेट में अगर बच्चे पीआर हो जाते हैं गाइस, अभी का जो लेटेस्ट रूल आया है कि पेरेंट्स को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, आप देख सकते हैं। कई यूट्यूबर्स ने वीडियो बना भी दी है। पहले क्या है, एक सर्टन इनकम की ज़रूरत पड़ती थी कि इतने इनकम की ही ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको किसी को स्पॉन्सर करना है तो। लेकिन अब एज़ पर न्यू रूल, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी मॉम को बुलाना है तो मुझे इतने ज़्यादा इनकम के डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उनको बुला सकता हूँ। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा गाइज जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं यहाँ पे, उसमें गाइज ऐसा कोई एज का कोई पंगा नहीं है। कितनी भी उनकी एज हो, ठीक है, इतनी भी ज़्यादा एज नहीं हो कि चलो ठीक है वो यहाँ पे आके चलो फिजिकली कोई काम नहीं कर पाए, ठीक है, ठीक ठाक एज हो, ठीक है, 45, ठीक है, 48, 49, जितनी भी एज है उनकी एज हो, उनके पास सफिशिएंट फंड हो। अगर हम ओंटारियो की बात करें तो ओंटारियो में आज की डेट में $200,000 अगर आप इन्वेस्ट कर सकें, $200,000 बोले तो 2 लाख कैनेडियन डॉलर अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे ओंटारियो में, बहुत से बिजनेस हैं जो आप बाय कर सकते हो, आप खरीद सकते हो वो बिजनेस, आप लोगों को हायर कर सकते हो, ठीक है। आप और अपने पूरी परिवार आपके साथ पीआर हो सकता है। पहले आप ऑब्वियसली यहाँ पे वर्क परमिट में आओगे, यहाँ पे काम करोगे, अपना बिजनेस सेटअप करोगे, तो ऐसे आप और आपका पूरा परिवार पीआर हो सकता है गाइस। तो ये एक तरीका है, बिजनेस वीज़ा या फिर स्टडी वीज़ा। तीसरा जो ऑप्शन, जो वर्क जॉब से रिलेटेड, कई लोग जो सपने देख रहे हैं कि यहाँ पे जॉब लग के आ जाएगी, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ के एम्प्लॉयर्स, गोरे एम्प्लॉयर्स देसी बंदों को बाहर से नहीं बुलाते हैं, और जो देसी बंदे भी होते हैं वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को ही बुलाते हैं, बाहर से किसी को सच मैंने नहीं देखा। लेकिन फिर भी अगर ये जो सेटिंग वेटिंग की अगर आप बात कर रहे हो, अगर आप फिर भी अगर आप इस प्रोसेस में अगर आप करना सोच रहे हो, वर्क परमिट या ये सब, इन सब चीज़ों में मैं बता चुका हूँ कितनी कॉस्ट लगती है। 15 से 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए अगर आपके हाथ में नहीं है
तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है भाई, लेबर जॉब ये वो फलाना ढिमका, ये ऐसा कहीं पे भी नहीं होता गाइस कि कोई भी आपको अपने जेब से पैसे वैसे लगा के चलो यहाँ पे नहीं बुलाएगा। अगर मैंने कोई वीडियो बनाई है, उस वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था कि अगर किसी कंपनी में अगर आपका एक्सपीरियंस है और वो कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर है और अगर वो आपको ट्रांसफ़र करती है तो ही आप यहाँ पे वर्क परमिट में आ सकते हो। ऐसे कोई भी आपको बिना किसी देखे ब्लाइंडली आपको यहाँ पे बुला नहीं सकता वर्क परमिट पे। जॉब के लिए जितने भी आप कमेंट्स लिख रहे हो टोटल वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस चैनल पे आओ, उसके बाद किसी दूसरे चैनल पे जाओ। होता क्या है गाइस कि इमिग्रेशन चैनल जब भी हम स्टार्ट करते हैं, ये ऐसा एक चैनल होता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सभी के सब लोग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं, ठीक है। वेदर यू स्टार्ट फॉर जॉब रिलेटेड वीडियोज़, वेदर यू स्टार्ट फॉर PR रिलेटेड वीडियोज़, वेदर यू स्टार्ट फॉर स्टडी रिलेटेड वीडियोज़, होता इनडायरेक्टली वो इमिग्रेशन से रिलेटेड ही होता है वो प्लेटफॉर्म। लेकिन जो लोग आते हैं वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि चलो हम यहाँ पे आ जाएं और वो फ्री में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे और हमें गाइडेंस मिल जाए, बस दैट्स इट। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको फ्री में वो बैठे बैठे जो है इन्फॉर्मेशन दे सके। अगर मेरी बात करूं तो मैं सुबह के 4 बजे निकलता हूं, मैं रात के 11 बजे घर आता हूं। मुझे खुद को नहीं पता होता कि मैंने खाना कब खाया, कब मेरे पास कितना टाइम मिला। यहाँ पे सबकी लाइफ ऐसी है, सब लोग इतने बिजी हैं। मैंने ये भी सुना है कि कुछ यूट्यूबर्स दे चार्ज यू टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट कनाडा, ठीक है। पहले मुझे गलत लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि चलो ठीक है यार, इट्स सच अ एक्सपेंसिव प्लेस। अगर इफ समवन इज स्पेंडिंग टाइम ऑन यू कि ठीक है कि आपको वो सारी चीज़ें बताएं, तो ही डिज़र्व दैट, ठीक है, ही डिज़र्व टू चार्ज यू। ऐसा नहीं है कि आप किसी को 1-1, 2-2 घंटे फ़ोन पे लगे हो, हाँ भाई कनाडा का हमको वीज़ा चाहिए, हमको वहाँ पे जॉब का हम पता कर रहे हैं, हमारे इतने पॉइंट्स हैं, PNP में आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोई आपको चार्ज कर रहा है इस सब चीज़ के लिए, कोई यूट्यूबर, तो ही डिज़र्व इट। वो अपना टाइम स्पेंड करा कर। ओंटारियो की बात करें तो ओंटारियो में मिनिमम वेजेस $14 पर आवर्स। अगर कोई 1 घंटा 2 घंटे अगर आपसे बात कर रहा है तो वट एवर ही चार्जिंग $40, $50, $100, $200, जितने भी चार्ज कर रहा है वो, ठीक है, ही डिजर्व दैट, ठीक है। मैं ये नहीं करता ये सब चीज़ें क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर मेरे पास टाइम होता तो शायद हो सकता है मैं भी कर सकता था, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है ये सब चीज़ करने का कि मैं किसी से बात करूँ फ़ोन पे। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, मेरा जो शेड्यूल है वो सुबह के 4 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं बिजी रहता हूँ। उसके बाद जो मेरा वीकेंड होता है, वीकेंड पे मैं हम लोग, ठीक है, मेरा फैमिली टाइम होता है, मैं वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। मैं फ़ोन वगैरह सब स्विच ऑफ करके, मुझे खुद को नहीं पता होता मेरा फ़ोन वगैरह कहाँ होता है। सबकी पर्सनल लाइफ होती है गाइस, थोड़ा सा आपको ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा। तो जॉब से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ बता दी। मैंने नहीं देखा बाहर से, इंडिया से अगर मैं बात करूँ तो हायरिंग होती है। हाँ, एक और टॉपिक मैं इसमें ऐड करना अलाऊँ कि ट्रकिंग से रिलेटेड जो मैंने सीरीज़ बनाई थी, और ट्रक रिलेटेड जो लोग भी जानना चाहते हैं कि जिनके पास इंडिया का ट्रक का लाइसेंस है, क्या वो वर्क परमिट में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इंडिया का अगर आपके पास ट्रक का लाइसेंस है, आपको यहाँ का वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इंडिया में ट्रक दूसरे चलते हैं, यहाँ पे ट्रक दूसरे चलते हैं। ये सिर्फ ये जब हो सकता है जब आपके पास मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। मिडिल ईस्ट में दुबई, कतर, बहरीन, जहाँ पे भी हो आप, ठीक है, सऊदी अरेबिया, जहाँ पे भी आप हो, अगर वहाँ का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और अगर आप वहाँ पे ट्रेलर चलाते हो, ठीक है, एयर ब्रेक जो ट्रेलर्स होते हैं, बड़े ट्रेलर्स होते हैं, अगर आप वो चलाते हो, अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस है और आप प्रूव कर सकते हो कि वो जेन्युइन एक्सपीरियंस है, लाइसेंस है, ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट वगैरह ये सब आप जो है निकाल सकते हो, तो उसके बाद चांसेस हैं। लेकिन इंडिया से इट इज़ इम्पॉसिबल कि कोई आपको वर्क परमिट दे दे, ठीक है। कनाडा का ट्रक ड्राइविंग इंडस्ट्री में आप आ जाओ डायरेक्टली, ठीक है। चाहे इंडिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे कहीं पे भी हो, बात आ जाती है LMIA की, ठीक है, बात आ जाती है वर्क परमिट की। और अगेन कॉस्टिंग मैंने जैसे कि आपको बता दिया, 15, 20, 25, 30 लाख कितने भी चार्ज कर सकता है कोई भी, आपको कितने भी चार्ज कर सकता है। लेकिन उसमें अगेन आप PR बनोगे कि नहीं बनोगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हर एक स्टेप में आपके पास फाइनेंस होना चाहिए। अगर आप यहाँ का माइग्रेट होने का सोच रहे हो, या तो आपके पास आप हाईली स्किल्ड हो जिसमें आपके पास इतने पॉइंट्स हों, ठीक है, आपको, ठीक है, आप डायरेक्टली खुद अप्लाई कर सको और आप आ सको, या फिर आपके पास इतने फंड्स हो कि आप हायर कर सकें, लॉयर्स हायर कर सकें, ठीक है, आप यहाँ पे आ सकें, ठीक है, यहाँ पे आके आप जॉब सर्च कर सकें। तो गाइज इन सभी चीज़ों के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। अगर आपके पास फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो पहले पैसा कमाओ। और गाइज जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोग हैं जो कमेंट लिख रहे हैं, ऊटपटांग चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है, पुरानी कुछ वीडियोस पे। तो गाइज मैं उन सभी लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगा जो लोग कह रहे हैं कि चलो ठीक है वीडियो गलत है, वीडियो ये है, आदमी सही नहीं है, आदमी गलत है। उन सभी लोगों से मैं ये उनसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा गाइज कि आप किसी को गलत ठहरा रहे हो, आप खुद क्या हो, ठीक है, आप खुद किस लेवल पे हो आज की डेट में कि आप किसी सामने वाले को कह रहे हो कि
ये बंदा सही है, ये बंदा गलत है। क्या आप उस पोजीशन पे हो आज की डेट में कि आप किसी को जज कर सको कि कौन बंदा सही है या नहीं है? ठीक है, जब भी मैं ऐसे कमेंट पढ़ता हूं, पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन आज मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता गाइस। आज मुझे तरस आता है उन लोगों पे। आज मुझे लगता है कि एक इंसान के पास कितना टाइम है कि वो किसी के चैनल पे जा रहा है, टाइप कर रहा है, ठीक है, वो टाइप कर रहा है और वो कह रहा है कि ये सब चीज़ें हेट फैला रहा है, ठीक है, फिर इस चैनल से जाके किसी दूसरे चैनल पर जा रहा है। गाइस ऐसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे इधर से उधर, जैसे बिन पैंदे के लोटे, कभी इधर टपक गए, कभी उधर टपक गए, कभी इधर चले गए, उधर, उनकी लाइफ यूट्यूब में ही घूमी रहती है, वो यूट्यूब से बाहर कभी आते ही नहीं है। तो ये हेट फैलाने से पहले सोच लें कि आप खुद क्या हैं और आप दूसरों पे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कोई अब गुस्सा नहीं आता। मैं उन लोगों के लिए दुआएं करूंगा कि ऊपर वाला उनको इतना इतना तरक्की दे कि उनके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं हो, ठीक है। अगर आप मेरी बात करें, मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं कहीं कहीं कमेंट्स, तो कितनी वीडियोज़, कितनी पुरानी मेरी वीडियोज़ है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता मैं उन पर कमेंट्स में पढ़ूँ। तो मैं तो ये दुआ करूंगा, अगर आप ऐसे कमेंट्स लिख रहे हो तो ऊपर वाला आपको तरक्की दे, ठीक है। और आप किसी दूसरे चैनल पे भी जा रहे हो, वहाँ पे भी आप लिख रहे हो, ठीक है, आपको इतनी तरक्की दे कि आपके पास टाइम ही नहीं मिले ये सब चीज़ें सोचने का। और गाइज अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आया है स्टडी परमिट को लेके, कनाडा वीज़ा स्टडी परमिट जो यहाँ पढ़ने के लिए आने वाले हैं उन लोगों के लिए जो नई इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एज पर IRCC जो न्यू रूल है वो ये है कि वही कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं स्टडी परमिट के लिए जिनके पास कोविड-19 की प्रिकॉशंस की ट्रेनिंग दी गई हो, जिनको पास पूरा का पूरा सेटअप हो कि अगर इंडिया से कोई आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए तो उनको किस तरीके से उनको ध्यान रखना है, क्या क्या उनको प्रिकॉशंस मेंटेन करनी है, उनको ट्रेन किया गया है, उनको अप्रूव किया गया है। वही कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं जस्ट बिकॉज कि किसी के पास DLI नंबर हो, ठीक है। सबको मैं बता दूं कि कनाडा में पढ़ाई करने के लिए कॉलेजेस के पास DLI नंबर होना चाहिए, डेजिग्नेटेड नंबर लर्निंग इंस्टीट्यूट नंबर होना चाहिए। लेकिन अब DLI नंबर से ही काम नहीं चलेगा, उनके पास ये अप्रूवल भी चाहिए कि उनको गवर्नमेंट से IRCC से अप्रूवल मिल चुका है कि वो आपको स्टडी परमिट के लिए आपको हेल्प कर सकें, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा सकें। तो सभी कॉलेजेस उसके अंदर नहीं है। तो अगर आप कनाडा में पढ़ना चाह रहे हैं तो, और अगर किसी कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है और वो IRCC के लिस्ट में नहीं है तो आस्क फॉर रिफंड, और फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए आप अपनी फाइल लगाए जो कॉलेजेस को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। तो गाइज ये थी मेरी एक डिटेल वीडियो। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइज, मेरा एक दूसरा चैनल है जिसपे मैं व्लॉग्स वगैरह आपसे डालूंगा, अपनी पर्सनल लाइफ अपनी डालूंगा और फैमिली वीडियोस में अपने उसमें डालूंगा। मैं इस चैनल पे आपको कोई भी फैमिली वीडियोस वगैरह नहीं डालूंगा क्योंकि दिस चैनल इज काइंड ऑफ अ सेल्फिश चैनल, आई थिंक सो। लेकिन कुछ लोग हैं, आई वुड से 1% 2% कुछ तो लोग होंगे जो रियल में मुझे प्यार करते हैं, जो रियल में मेरी रेस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो मेरा वो चैनल सब्सक्राइब करें। उसके अंदर कोई इमिग्रेशन वीज़ा से रिलेटेड नहीं मैं डालूंगा, मैं पहले बता देता हूँ। उसके अंदर मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड मैं वीडियोस डालूंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे भी दिख गया होगा कि उस चैनल का नाम क्या है, और मैं ऊपर कार्ड में भी डाल दूंगा। तो गाइज ये थी मेरी एक डिटेल वीडियो कनाडा इमिग्रेशन को लेके। तो नेक्स्ट टाइम मिलता है एक और वीडियो के साथ जिसमें हम कुछ और अपडेट्स देंगे कनाडा इमिग्रेशन को लेके इस चैनल में, और कनाडा व्लॉग्स को लेके उस चैनल में। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।